आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंवार वंश के 53वें राजवा। कितनेवें? 53वें राजा, जिनका नाम है राजा जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह। अगर आप पूरे पंवार इतिहास का देखें तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली अगर कोई राजा रहा तो मेरा मानना है कि उनमें से नाम राजा जयकृत शाह का। बड़े परेशान रहा बेचारा। ठीक है, तो कौन से राजा पढ़ रहे हैं? राजा जयकृत शाह। इनका समय पीरियड अगर देखा जाए तो 1780 से 86 इनका समय पीरियड रहा, मात्र 6 साल। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद ये 6 साल रहे। ऐसा क्या रहा कि वो 6 ही साल रहे, इसके लिए बात करेंगे थोड़ी देर में। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले, जितने टॉपिक है 6 टॉपिक, उसी में पूरा हो जाएगा जयकृत शाह, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि टॉपिक कौन कौन से रहने वाले। पहला टॉपिक है प्रद्युम्न चंद का पंवार राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण, यानी उस पर आक्रमण। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा सिखों की देहरादून को लूट, बहुत बुरी लूट की उन्होंने। तीसरा होगा आंतरिक कलह, बेसिकली ये कलह जो अगर आप देखोगे तो वो मंत्रियों के बीच में देखोगे। चौथा रहा कपरोली का युद्ध 1785 का। छठे नंबर पे जोशाणी कांड 1785 और 5वें नंबर पे, और छठे नंबर पर आज देहरादून पर रोहिलों का आक्रमण। इससे पहले भी आप रोहिलों का आक्रमण देहरादून पर देख चुके हैं, है ना। नजीब खां याद होगा आपको उनके उसमें। इस बार गुलाम कादिर के उसमें आएगा। तो छठा होगा रोहिलों का आक्रमण। जरा खिड़की बंद कर दे बेटा। तो जरा ध्यान दो जरा सा। अब हम शुरू कर रहे हैं कि प्रद्युम्न चंद का आक्रमण, लेकिन उससे पहले मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड पर जब राजा जयकृत शाह शासन कर रहे थे तब अगल बगल राजनीतिक स्थितियां किस तरीके की। ठीक है, देखो आप जानते हैं ये हमारा गढ़वाल है, जहां पर परमार राजा राज कर रहे थे। कौन राज कर रहे थे? परमार राजा। और उनमें जो नाम है वो कौन है? जयकृत शाह। कौन है? जयकृत शाह। अच्छा, और जो कुमाऊं पर जो उस समय राज्य कर रहा है इन्हीं का भाई है, लेकिन आप जानते हैं चंद नाम से बैठा हुआ है और उनका नाम है प्रद्युम्न चंद। क्या नाम है? प्रद्युम्न चंद। लेकिन प्रद्युम्न चंद जो है वो जयकृत शाह के सौतेले भाई ने। कैसे? इस पिछले वीडियो में हम पूरी बात कर चुके हैं, इसलिए इसमें मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं। अच्छा, यहाँ कुमाऊं, यहाँ सिरमौर वाला जो हिस्सा है वहां पर जो शासक बैठा हुआ है उनका नाम है जगत प्रकाश। क्या नाम है? जगत प्रकाश। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। असली जो इंपॉर्टेंट है वही है कि सिरमौर में शासन कर रहे हैं जगत प्रकाश, कुमाऊं में शासन कर रहे प्रद्युम्न चंद जो जयकृत शाह के भाई हैं। अब वो क्योंकि चंद नाम से वहां बैठे हुए गद्दी पर, यहाँ खुद जयकृत शाह है। इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी उस दौर में उत्तराखंड में। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, अब पहला पॉइंट बात करते हैं प्रद्युम्न चंद का आक्रमण 1780। इस टॉपिक को लेके आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या बेटा, आप जानते हैं ये दोनों सौतेले भाई, ये दोनों क्या? सौतेले भाई। और जयकृत शाह जो थे उनको उनके मंत्रियों ने एक सलाह दी कि देखो ऐसा है, कुमाऊं आज जो है वो पंवार राजवंश के अंतर्गत आता है। यानी कुमाऊं का जो राजा है तो वो अपना ही राजा, लेकिन वो कुमाऊं का राजा है। और कुमाऊं जो है वो अभी गढ़वाल राजवंश पंवार के अंतर्गत आ रहा है, पंवारों के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए आप एक काम करो, इस प्रद्युम्न चंद पर, यानी कुमाऊं राजवंश में जो चंद वंश में राजा बैठे प्रद्युम्न चंद, उन पर टैक्स लगा दो। क्या कर दो? उन पर टैक्स लगा दो और उन्हें बोलो भाई तुम्हें हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, नियमानुसार टैक्स देने की जरूरत नहीं थी देखा जाए तो, क्योंकि वो दोनों भाई हैं, आपस में प्यार प्रेम से रहते तो टैक्स देने की जरूरत नहीं। मंत्रियों ने लगातार दबाव डाला जयकृत शाह पर, और जयकृत शाह ने प्रद्युम्न चंद पर टैक्स लगा दिया। क्या लगाया? टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगाया तो देखो उसको भी गुस्सा आएगा कि मेरा अपना भाई कैसा भाई है यार जो मेरे पे टैक्स लगा दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रद्युम्न चंद ने जिस साल जयकृत शाह गद्दी पर बैठा उसी साल 1780 में श्रीनगर पर आक्रमण किया, पंवार राज पर आक्रमण, और बहुत बुरी तरीके से उसने श्रीनगर को लूटपाट किया और उसके बाद वो वापस से ले गया अपने कुमाऊं। आप समझे कि नहीं? पहला आक्रमण प्रद्युम्न चंद ने 1780 में किया श्रीनगर पर, और श्रीनगर की राजधानी है मुख्य रूप से, और श्रीनगर को लूटपाट करके वापस प्रद्युम्न चंद चले गया अपने कुमाऊं और अपनी गद्दी पर बैठ गया। ठीक, पहला आक्रमण प्रद्युम्न चंद का 1780 में आक्रमण। रीजन मैंने आपको बता दिया, मैं लंबे चौड़ा आपको कोई घुमाना नहीं चाह रहा हूं, चीजों को मैं करवाना चलो। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि सिखों की देहरादून लूट। उसी दौर में यानी 3 साल बाद अगर आप देखोगे तो देहरादून पर सिख जो थे, जो पंजाबी लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया और इतना खतरनाक आक्रमण किया कि पूरा का पूरा देहरादून का हिस्सा उन्होंने लूट लिया। नुकसान क्या हो रहा है समझो जरा सा। जो देहरादून वाला हिस्सा था वो आज, अब तो खैर दुनिया भर की मकानें बन गई, पहले खेती बाड़ी बहुत हुआ करती,
और सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था गढ़वाल राजवंश के अंतर्गत देहरादून का। और आए दिन इस पर लुटेरे क्या करते थे, लूट करके लेके जाते थे कि यहाँ के लोगों का दुनिया भर का अनाज वगैरह धन दौलत थी, तो यहाँ लूट होती थी। तो जैकृत शाह जो है उस लूट को बचाने के लिए उसने सिखों के साथ समझौता किया। क्या किया? समझौता। और समझौते के अंतर्गत जैकृत शाह ने सिखों को कहा कि मैं आपको एक टैक्स देने को तैयार हूं, जो सिख अक्सर लगाया करते थे। और सिख जो टैक्स लगाते थे उसका नाम था राखी कर। क्या नाम था? राखी कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पेपर में पूछा जा सकता है। राखी कर लगाया करते थे। जैकृत शाह ने कहा मैं आपको राखी कर देने को तैयार हूं, और प्लीज आप देहरादून के हिस्से को छोड़ दीजिएगा। सिख मानिए, उन्होंने कहा ठीक है तो राखी कर दे। राखी कर क्या होता था? उपज का 1/5 भाग। कितना बोला मैंने? टोटल जो आप प्रोडक्शन आपका हो रहा है, किसान का उत्पादन हो रहा है, उसका 1/5% भाग किसको देना पड़ता था? सिखों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। जैकृत शाह ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से जब कैलकुलेशन किया गया तो कैलकुलेशन जो 1/5% जो अनाज था उसका पैसों में वैल्यू निकाली गई, तो वो आया 4,000 रुपये वार्षिक। कितना? उस दौर के अनुसार 4,000 रुपये वार्षिक कर जैकृत शाह ने सिखों को कहा मैं आपको दे दूंगा, पर आप देहरादून में शांति बनाए रखो और आप चले जाओ अपने वहां, मैं आपको दे दूंगा। इस तरीके से सिखों ने 1783 में आकर देहरादून को लूट पाट करके वापस चले गए, और जैकृत शाह उन्हें हर साल 4,000 रुपये वार्षिक कर देता था। उस कर का नाम राखी कर हुआ करता था। क्या कर हुआ करता था? राखी कर। कौन लेते थे राखी कर? जल्दी बताओ तो, कौन लेते थे? सिख लेते। मैं कहां डाला हूं? अच्छा, अब अगले पर आते हैं। देखो तो ये राखी कर, यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट है बाबू, वो पॉइंट खत्म हो गया, सिखों की देहरादून लूट। ठीक है कि नहीं? अब तीसरे पॉइंट पर आंतरिक कलह पर आ जाओ कि ऐसी क्या स्थितियां बनी कि उस दौर में जैकृत शाह के जमाने में वहां राजवंश में श्रीनगर में भयंकर आंतरिक कलह थी। आंतरिक कलह का मतलब होता है आपस ही में कलह। अब आपस में कलह क्यों थी? आपस में कलह का कारण क्या था कि जैकृत शाह के जमाने में एक तो परेशान कर रहा भाई, कहां से कर रहा है? कुमाऊं से। भाई लगातार सौतेला भाई परेशान कर रहा है। और यहां एक समस्या हुई जैकृत शाह के जमाने में, यहां कर्मचारियों के 3 गुट बन गए। जितने भी मंत्री संतरी थे जैकृत शाह के जमाने में, वहां मंत्रियों के 3 गुट बन गए। कितने बेटा? 3 गुट। ठीक। नंबर 1 गुट का नाम था खंडूरी गुट। क्या नाम था? खंडूरी गुट। खंडूरी लोग थे, ब्राह्मण लोग, खंडूरी लोग। खंडूरी गुट बन गया। अड़ी होता है वैसे खंडूरी गुट बन गया। और दूसरे नंबर पे जो गुट बना वो डोभाल लोगों का बना, यानी डोभाल गुट, यानी डोभाल ग्रुप। अब तीसरे नंबर पे जो ग्रुप बना वो ग्रुप था नेगी ग्रुप। क्या नाम था बेटा? नेगी ग्रुप। 3 ग्रुप बन गए। कर्मचारी 3 ग्रुपों में बंट गए। डोभाल और खंडूरी एक तरफ थे और नेगी ग्रुप एक तरफ था। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो। डोभाल और खंडूरी एक तरफ थे एक दोनों का, और नेगी ग्रुप एक तरफ था। और इन तीनों ग्रुपों का जो हेड थे, खंडूरी ग्रुप का नाम जो हेड था उसका नाम था नित्यानंद खंडूरी। क्या नाम था रे? नित्यानंद खंडूरी। ठीक है कि नहीं? खंडूरी। और डोभाल में जो इनका नेतृत्व कर रहा था डोभालों का, उसका नाम था कृपाराम डोभाल। क्या नाम था बेटा? कृपाराम डोभाल। और जो नेगी का नाम ग्रुप का हेड था उसका नाम था विजय राम नेगी। क्या नाम था? जल्दी बताओ तो। विजय राम नेगी। ये 3 ग्रुप थे। डोभाल और खंडूरी एक तरफ थे बेटा। ठीक है, ध्यान से सुन अंजलि। डोभाल और खंडूरी एक तरफ थे और नेगी ग्रुप एक तरफ था। और इन तीनों ग्रुप जो कर्मचारियों के बने, इन्होंने इतना आंतरिक कलह, इतना उधम और इतना अत्याचार किया हुआ था कि यहाँ इतनी आंतरिक कलह हो गई थी, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया राजा। राजा की एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो अपने कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यही स्थिति आप पवारों की देखोगे, जब ये टिहरी के राजा बनते हैं, टिहरी जाते हैं, वहां भी इनकी यही स्थिति है। इनके कर्मचारी इनसे कंट्रोल होते ही नहीं। ये स्थिति जैकृत शाह से शुरू हुई। जैकृत शाह अपने कर्मचारियों पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, और ये कर्मचारी आपस में लड़ते झगड़ते जा रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं जनता पर, और जो है राजा को जीने नहीं दे रहे हैं। वो बहुत परेशान हो रखा है राजा। इसी वजह से आंतरिक कलह हो गई। इतनी खतरनाक कलह हो गई कि नेगी ग्रुप, अब सुनना थोड़ा सा, नेगी ग्रुप का जो विजय राम नेगी था, ये मिलने चले गया। यहां देहरादून का जो सरदार फौजदार हुआ करता था उसका नाम था घमंड सिंह। क्या नाम था? घमंड सिंह। कहां का था? कहां का फौजदार था? देहरादून का फौजदार। अब देखो, देहरादून का फौजदार ऐसा वैसा आदमी नहीं बनता था।
क्योंकि ये पूरी वैली जो थी कैसी थी, बहुत उपजाऊ वैली थी, यानी दुनिया भर का पैसा यहाँ से प्राप्त होता था। तो घमंड सिंह जो था, इसलिए में ये भी घमंड सिंह नेगी था, और ये जो है देहरादून का फौजदार हुआ करता था। यहां से नेगी ग्रुप का विजय राम नेगी मिलने गया घमंड सिंह को। कहां गया? श्रीनगर से देहरादून मिलने गया, और उसे बताया भाई कि जो कृपाराम डोभाल है, इतना ज्यादा नित्यानंद खंडूड़ी नहीं था, ये कृपाराम डोभाल इतना अत्याचारी है कि इसने वहां राजनीति का अस्थिरता फैला रखी है, और ये साथ ही साथ औरों पर अत्याचार करने के साथ नेगी ग्रुप का जो वर्चस्व है वो उसको घटाने पर तुला हुआ है, क्योंकि लगातार डोभाल कर रहा था कि खंडूड़ी और डोभाल बढ़ रहे थे और नेगियों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनकी तो ये भी मंशा थी कि जयकृत शाह को भी गद्दी से हटा दिया जाए। आप समझे कि नहीं? क्या बोला? जयकृत शाह को गद्दी से, इतना भयंकर कलह कर दिया था। इसलिए विजय राम नेगी जो था, विजय राम नेगी, वो जाके घमंड सिंह से मिला और उसने कहा भाई तो आजा यार, ये कृपाराम डोभाल के अत्याचारों से हमें मुक्ति कर दे। घमंड सिंह ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी ने कोई ना कोई किसी का गुरु होता है या नहीं? घमंड सिंह आया और जयकृत शाह का दरबार लगा हुआ श्रीनगर में, और वहां बैठा हुआ कृपाराम डोभाल। कौन बैठा हुआ? कृपाराम डोभाल। घमंड सिंह ने कृपाराम डोभाल की मुंडी काट दी। क्या कर दिया? कृपाराम भरे भरे उसमें क्या बोलते हैं, सिंहासन में, दरबार में घमंड सिंह ने इसकी कृपाराम डोभाल की मुंडी काट दी और उसे खत्म कर दिया। अब जब कृपाराम डोभाल मर गया तो रिजल्ट ये निकला कि खंडूड़ी और डोभालों का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया, क्योंकि असली में नेता वही था, असली पावरफुल लीडर वही था कृपाराम डोभाल। तो इस वजह से खंडूड़ी और डोभाल ग्रुप का वर्चस्व खत्म हो गया, और अब वर्चस्व बढ़ने लग गया नेगी ग्रुप का। किसका? क्योंकि देहरादून का वो सरदार कौन है? घमंड सिंह नेगी, और यहाँ बैठा हुआ जो बंदा है, जो श्रीनगर में बैठा हुआ, उसका नाम क्या है? विजय राम नेगी। समझे कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। ये सारे कर्मचारी, सारे बड़े बड़े मंत्री हैं। अगर आप नित्यानंद खंडूड़ी को देखोगे तो ये बंदा दफ्तरी था, सलान का हेड था। कृपाराम डोभाल को देखोगे तो ये महामात्य था। समझे कि नहीं? ये बड़े बड़े पदों पर थे। तो अब कृपाराम डोभाल मरने से इनका वर्चस्व खत्म हो गया, वर्चस्व बढ़ गया नेगी ग्रुप का, और नेगी ग्रुप में जो वर्चस्व बढ़ा वो बड़ा विजय राम नेगी और घमंड सिंह का। और इनका भी अब जिस तरीके से ये लोग अत्याचार कर रहे थे उसी तरीके से विजय राम अत्याचार कर रहा था और घमंड सिंह अत्याचार कर रहा था। और अब घमंड सिंह इधर ही रहने लगे। उसने कहा देहरादून जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश ये करनी है कि जयकृत शाह को मार दिया जाए किसी भी तरीके से और गद्दी पर बैठा जाए। अब नेगी लोग बैठेंगे गद्दी पर, यानी उन्होंने कहा परमारों को खत्म करो और गढ़वाल राजवंश पर अब आएंगे नेगी लोग। समझे नहीं? जल्दी बताओ भाई। इस तरीके की आंतरिक कलह की परिस्थिति इतनी खतरनाक, राजा बहुत परेशान हो, खतरनाक परेशान हो गया। राजा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने कर्मचारी, क्या करे। अब उन्होंने जब इतने परेशान हो गए जयकृत शाह, तो उन्होंने एक बंदे के पास गए, और वो बंदा था कौन? प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम तोमर। किसके पास गए? मोलाराम तोमर। कौन गए मोलाराम के पास? जयकृत शाह मोलाराम के पास गए, और उन्होंने कहा भाई एक काम करो यार, ऐसा कुछ करो कि ये जो नेगी ग्रुप है इनका अब सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि नेगियों ने तो डोभालों को खत्म कर दिया, खंडूड़ी खत्म, अब इन नेगियों को भी खत्म करना पड़ेगा, तभी स्थिति ठीक रहेगी। मोलाराम तोमर ने जयकृत शाह को कहा एक काम करो, मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूं, और उस चिट्ठी में तुम्हारे नाम से लिखता हूं। किसको लिखता हूं? जगत प्रकाश को। कौन बैठा हुआ? सिरमौर का शासक जगत प्रकाश। कहते हैं ये बहुत तगड़ा राजा था, बहुत समृद्धशाली राजा था, बहुत पावरफुल राजा था। नाम क्या था? जगत प्रकाश। जगत प्रकाश के पास जयकृत शाह के नाम पे मोलाराम ने चिट्ठी भेजी कि भाई जरा आजा, और मैं जितना परेशान हो गया हूं इस आंतरिक कलह से, प्लीज तो आके इस आंतरिक कलह को खत्म कर दे। क्लियर हुआ कि नहीं? भेज दिया। जगत प्रकाश ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूं। अब देखो, जब ये यहां से जगत प्रकाश पूरे लाश और लश्कर के साथ पूरी सेना लेकर के और श्रीनगर की तरफ रवानगी हो गई, तो ये बात पता चल गई विजय राम नेगी को और घमंड सिंह को। इन दोनों को ये बात पता चल गई कि कौन आ रहा है? जगत प्रकाश आ रहा है यहाँ की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। इन्होंने कहा काम करो, इसको श्रीनगर आने ही मत दो, श्रीनगर आने से पहले ही इसको रोक लो और युद्ध कर दो इसके साथ, इसे अंदर आने मत दो। और सबसे बड़ी बात है, घमंड सिंह और विजय राम नेगी को सपोर्ट कर रहा था प्रद्युम्न चंद। कौन सपोर्ट कर रहा था? प्रद्युम्न चंद सपोर्ट। और इन तीनों के सपोर्ट से सेना तैयार कर दी गई, और सेना के तैयार के साथ जब वो आ रहा था जगत प्रकाश श्रीनगर की ओर, तो श्रीनगर से पहले एक जगह पड़ती कपरोली। क्या पड़ता बेटा? कपरोली। पौड़ी में पड़ता है कपरोली, और कपरोली नामक स्थान पर घमंड सिंह, विजय राम नेगी और प्रद्युम्न चंद की सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ वो हुआ कपरोली का युद्ध।
एक तरफ ये 3 लोग थे, बशर्ते प्रद्युम्न चंद का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं था, लेकिन सेनाएं थी। तो कपरोली का युद्ध में घमंड सिंह जो है विजय राम नेगी और प्रद्युम्न चंद एक तरफ और दूसरी तरफ जगत प्रकाश, इनकी सेनाओं के बीच में कपरोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1785 में। और इस युद्ध में जगत प्रकाश ने सबसे पहले घमंड सिंह की मुंडी काटी, उसके बाद विजय राम नेगी की मुंडी काटी और भाग गई कुमाऊं की सेनाएं। पावरफुल राजा, जिसे बोलते पावरफुल राजा। और बोला किसको? जयकृत शाह को। बोला भाई अब हो गया, तेरा राजपाट शांत हो गया, अब मैं चले जाऊं वापस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तूने हमारा सिस्टम ठीक कर दिया। खुश हो गया जयकृत शाह। उसने कहा बला टली, पर भैया हमें थोड़ी नहीं पता कल क्या होने वाला है, अब क्या स्थिति है। जब बला टली बहुत खुश हो गया जयकृत शाह। उसने कहा भाई अब देखो, जब किसी के बुरे दिन होते हैं और वो समाप्त होकर अच्छे दिन आते हैं तो आदमी कितना खुश होता है। अब अच्छे दिन आने वाले, तो इस वजह से आदमी भगवान के पास जाता है, हे भगवान दुख के दिन टल गए तेरी वजह से, अब सुख के दिन आने वाले। जयकृत शाह यहाँ श्रीनगर से पौड़ी में कुछ दूराई पर, पौड़ी में आपको पता होगा उनकी पहली राजधानी थी देवलगढ़। क्या नाम था? देवल। कौन लेके आया था? अजयपाल। और देवलगढ़ में अजयपाल ने एक मंदिर स्थापित किया था अपनी कुलदेवी का, माता का नाम था राज राजेश्वरी का मंदिर। और जयकृत शाह चले गया कहां? देवलगढ़। अपनी सेना वेना के साथ चले गया उधर की तरफ। उन्होंने कहा भाई माता के पास चलता हूं, वहां जो मिलता हूं। इधर प्रद्युम्न चंद बैठा हुआ है, और प्रद्युम्न चंद का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है हर्षदेव जोशी। क्या नाम है बेटा? ऐसे कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, नाम क्या है? हर्षदेव जोशी। अब इसके दिमाग में खटक रहा प्रद्युम्न चंद। इसने कहा इसको गद्दी से हटा दिया जाए, जिससे मैं कुमाऊं की गद्दी पर मैं बैठूंगा। पर राजा है और नॉर्मली बहुत तगड़ा राजा है, इसे हटाना हर्षदेव जोशी के बस के नहीं था। इसने क्या किया? दिमाग चलाया। देखो चाणक्य है, वो ऐसे थोड़ी नहीं। इसने क्या किया? जयकृत शाह का एक सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था, हर सलाह जो है जयकृत शाह उसी से लेता था, और उसका नाम था धनीराम। क्या था बेटा? धनीराम। हर्षदेव जोशी ने धनीराम को अपने कब्जे में लिया और कहा भाई सुन ले एक बात, हम श्रीनगर पर दोबारा आक्रमण करने वाले, यानी प्रद्युम्न चंद आक्रमण करने वाला है, और इस आक्रमण के बाद हम जयकृत शाह को मारेंगे और तुझे गद्दी पर बैठा देंगे। अब धनीराम उसके बहकावे में आ गया। बोले ऐसा करना है कि कुछ ऐसी बातें बता दे जिससे कि हमें श्रीनगर पर आक्रमण करना आसान हो जाए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब चारों तरफ राजधानी के सैनिक हैं, आसानी से श्रीनगर पहुंचना मुश्किल था। धनीराम को बोला। कहते हैं कि जब जयकृत शाह चले गए कहां? देवलगढ़। कहां गए बेटा? देवलगढ़। जब देवलगढ़ गए तो धनीराम ने यह सूचना पहुंचा दी कहां? कुमाऊं में। किसके पास पहुंचाई? हर्षदेव जोशी का। भैया राजा चले गया देवलगढ़, श्रीनगर बड़ा हुआ खाली, आओ इस समय इससे बढ़िया जगह समय नहीं हो सकता है श्रीनगर पर कब्जा करने का। और प्रद्युम्न चंद और हर्षदेव जोशी ने, आपको बता दो हर्षदेव जोशी इसके पास कोई भी बात को मिक्स मसाला लगा करके बोलता था, जिससे कि यहाँ इसको ये मार दे जयकृत शाह को, और प्रद्युम्न चंद उधर बैठ जाए, यानी शाह के नाम से बैठ जाए, और इधर गद्दी पर मैं बैठ जाऊं। यहाँ विश्वासघात कर दिया धनीराम ने, और धनीराम ने हर्षदेव जोशी को कहा कि ऐसा है भाई, तुम आ जाओ, राजा देवलगढ़ जा रखा है। और चले गए यहाँ से प्रद्युम्न चंद और हर्षदेव जोशी उधर चले गए। कब हुआ युद्ध? ये जोशानी कांड के ना 1785 में, उसी साल आक्रमण कर दिया। किसने? प्रद्युम्न चंद और हर्षदेव जोशी ने श्रीनगर पर भयंकर लूटा, इतना खतरनाक लूटा बताने से। इतिहासकारों ने लिखा हुआ कि प्रद्युम्न चंद ने हर्षदेव जोशी से अपनी पैतृक राजधानी को बहुत बुरी तरीके से लुटवाया। जोशियों ने इतना तांडव मचाया श्रीनगर में, जिसे हमने नाम दिया 1785 का जोशानी कांड। क्या नाम दिया? जोशानी। 3 महीने तक प्रद्युम्न चंद जो है श्रीनगर में बैठा रहा। अब राजा कहां से? राजा देवलगढ़ी है जयकृत शाह, डर के मारे, क्योंकि श्रीनगर तो कब्जा हो गया। अपने पास वैसे सैनिक नहीं पड़े हुए, क्योंकि लगातार प्रॉब्लम, सिख लूट रहे हैं, इसीलिए प्रद्युम्न चंद के साथ आक्रमण चल रहा है। इधर जो है आंतरिक कलह की वजह से अलग ही चीजें चल रही, बहुत बुरा हाल है। और अब आकर के जोशानी कांड की वजह से सारा धन दौलत लूट करके लेके गया कुमाऊं। 3 महीने रह करके वापस चले गया प्रद्युम्न चंद। कौन चलेगा? प्रद्युम्न चंद। बहुत परेशान हो गया जयकृत शाह, डिप्रेशन में आ गया, जिसे बोलता डिप्रेशन में। इतना परेशान हो गया प्रद्युम्न चंद, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बहुत कम सैनिक बचे हुए दुनिया। जोशानी कांड में सारा श्रीनगर काट दिया उन्होंने। इससे पहले प्रद्युम्न चंद ने 1780 में श्रीनगर काट दिया। अपने पास न फौजी बचे, न अपने पास धन दौलत बचाओ, करें क्या?
एक अभी बंदा था उसी डिप्रेशन में, जोशानी कांड के डिप्रेशन में था, उसी के 1 साल बाद देहरादून पर रोहिलों ने आक्रमण कर दिया। रोहिलो कौन है? रोहिलखंड यूपी के है। और आपको पता होगा इससे पहले भी रोहिलों ने आक्रमण किया था, नहीं किया था कि? उस समय कौन था हेड? नजीब खां। उस समय रोहिलों का सरदार कौन था? नजीब खां। और अब रोहिलों का सरदार है गुलाम कादिर। क्या नाम है? गुलाम खां। कौन है ये गुलाम कादिर? ये गुलाम कादिर है बाबू वो नजीब खां का पोता। कौन है? नजीब खां का पोता। अब रोहिलों ने यहाँ देहरादून पर इधर वाला हिस्सा, ये देहरादून पर जो है हरिद्वार और देहरादून के इस हिस्से पर आक्रमण कर दिया, भयंकर लूट दिया पूरा का पूरा। आ गया जयकृत साल लड़ने के लिए। किससे? रोहिलों से लड़ने के लिए। जो भी थोड़ा बहुत सेना बची थी हार गया, बहुत बुरी तरीके से हार गया। रोहिलों का कब्जा हो गया देहरादून पर। इतना डिप्रेशन में राजा चले गया, एक तो इधर से परेशान भाई की वजह से, खुद अपने घर में मंत्री संतरियों की वजह से परेशान, दूसरा अपना जो बिल्कुल विश्वास पात्र धनी राम था वो भी बिक गया, उसने वहां जोशियानी कांड करवा दिया, वो भी मुंह से समस्या, इतनी दिक्कत हो गई, परेशान हो गया जयकृत शाह। चले गया कहा? रघुनाथ मंदिर। कहां पड़ता है? देवप्रयाग में। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में चले गया, अंदर गया, कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा, उसके बाद उसने आत्महत्या कर दी। क्या कर दी बेटा? आत्महत्या कर दी। आत्महत्या की। उसके बाद उसकी 4 रानियां थी। कितनी रानियां बेटा? 4 रानियां थी, और उन 4 रानियां राजा के साथ सती हो गई। मोलाराम तोमर कहते हैं, क्योंकि वो अभी भी चित्रकार हैं यहाँ, मोलाराम तोमर कहते हैं कि जब रानियां मरी ना, तो उन्होंने इस सारे काम के लिए जिम्मेदार माना प्रद्युम्न चंद और अपने कर्मचारियों। तो कहते हैं वो साप देते हुए मरी वो रानियां, कि जैसा हमारे साथ हुआ, जो स्थितियां हमारे साथ हुई, वैसी स्थितियां तुम्हारे साथ होंगी, यानी उससे भी बदतर मौत तुम मरोगे। और यही परिस्थितियां इसके बाद आने वाली है। अब 1786 में जयकृत शाह ने आत्महत्या कर दी है। कहां? कहां? देवप्रयाग में। रानियां मर गई हैं, और अब गद्दी पर बैठेगा प्रद्युम्न चंद, जो कि वहां चंद के नाम से बैठा था, अब श्रीनगर की गद्दी पर बैठेगा। किसके नाम से बेटा? प्रद्युम्न शाह के नाम से। और बहुत परेशान रहेगा, बहुत परेशान। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम ये बात करेंगे। क्या आपको जयकृत शाह वाला टॉपिक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत रही बेटा? हमने 5-6 टॉपिक जो हमने रखे हुए, प्रद्युम्न चंद का आक्रमण, सिखों की देहरादून लूट, आंतरिक कलह, कपरौली का युद्ध, जोशानी कांड, और देहरादून पर रोहिलों का आक्रमण, ये पूरे टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं? अब आज ये वीडियो पड़ेगा और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? इससे जयकृत शाह से संबंधित प्रैक्टिस सेट की। ठीक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा।